हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ये लास्ट ईयर का प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसी को यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू और जो न्यूमेरिकल है वो समझाऊंगा और पूरे पेपर को दिखाऊंगा। और बाकी जो लॉन्ग आंसर वगैरह है जो आपकी एग्जाम में पैसेज आती है जैसे केस स्टडी की तरह, तो उसके आंसर भी मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप उसे पढ़कर स्टडी कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ पर एमसीक्यू और जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक बेनिफिट और मिलेगा। आपको पेपर का पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपकी दो बुक्स हैं। ठीक है, सेक्शन ए मैक्रो से रहेगा रिलेटेड, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी से रहेगा। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर दिखा रहा हूँ और दोनों में कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं जो एम्बर है ना, जो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो इनमें से किसको मेजर करता है। तो देखिए, एम1 के अंदर व्यापारिक बैंकों की मांग जमा आती है। जो एम1 है ना, मुद्रा पूर्ति की अगर हम बात करें तो वो व्यापारिक बैंकों की मांग जमा को लेता है। तो किसको लेता है एम1? मनी सप्लाई में किसको इंक्लूड करता है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है अगर एक बंद अर्थव्यवस्था है, पहले हिंदी में सुन लो। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि वो या तो वो दो क्षेत्रीय होगी या वो तीन क्षेत्रीय होगी। दो क्षेत्र में उपभोक्ता फर्म आते हैं और तीन क्षेत्र में उपभोक्ता फर्म और सरकार आ जाती है। अब उसमें विदेशियों को कोई लेन देन नहीं होता। तो ये कह रहे हैं उसको ध्यान में रखकर इनमें से कौन सी चीज सही है। देखिए, अब आप खुद सोचिए, क्योंकि अब विदेशी लोग तो है ही नहीं, तो जो घरेलू इनकम है और जो राष्ट्रीय इनकम है दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या? सी। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो जो क्लोज इकोनॉमी है ना, वो 2 टायर होती है और 3 टायर होती है। उसमें फोर ट्रेड नहीं होता, यानी कि फोर्थ टायर नहीं होता उसमें। तो अगर वो क्लोज इकोनॉमी है तो उसमें NFIA नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक और नेशनल दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम विदेशों से कोई व्यापार ही नहीं कर रहे हैं। जो फॉरेनर है ना, उनसे किसी प्रकार का कोई ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ना कंसेप्ट लर्निंग अच्छे से आनी चाहिए, मतलब जी क्या है, डी क्या है, डोमेस्टिक क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किए गए योगदान को कहा जा सकता है। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में, तो मतलब इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे हम इनमें से क्या कह सकते हैं? वैल्यू एडिड कहेंगे ना, क्योंकि जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है, यानी कि उसका मूल्य बढ़ रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, यह कह रहा है कि आयात निर्यात को अदृश्य व्यापार शेष में शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि आयात निर्यात में अदृश्य व्यापार शेष में कौन सी चीज इसमें से शामिल होती है। इंग्लिश में ये कह रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, तो इनमें से कौन सी चीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इनविजिबल ट्रेड बैलेंस में इंक्लूड होती है। तो इनविजिबल ट्रेड बैलेंस के अंदर इंक्लूड होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस, क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल गुड्स तो हम देख सकते हैं। और यहाँ इनविजिबल की बात कर रहा है, नाम से पता लग रहा है अदृश्य व्यापार शेष, तो अदृश्य होते हैं दोनों, इसलिए आंसर क्या है? सी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इतना है 0.8, तो निवेश गुणन कितना होगा। ये कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इतना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालना है। देखो, जैसे ही आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि निवेश गुणक, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीएस, या हम यूं कह सकते हैं 1/एमपीएस। तो अब दोनों में से हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे लिखा हुआ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि हमें एमपीसी दे रखा है। इंग्लिश में आप देख सकते हो एम पी और सी। ठीक है, तो कितना है? 0.8 है। ठीक है,
तो जिनको खुद आता है ना वो खुद कर लेना, ठीक है। फिर आंसर मैच करना, पॉइंट हटा के ऊपर 0 कर दिया, 2 5 10 कर दिया, के इक्वल टू 5 आ गया। तो इसने ये पूछा कि निवेश गुणक, इसको हम के से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, के से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहा है मुद्रा के उस कार्य की पहचान करें जो किसी को अपने संपत्ति को भविष्य में बढ़ाने में मदद करता है। देखो, अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो कब बढ़ते हैं, जब वो बैंक में जमा हो या हम उसे सेव करें, है ना। तो फिर भी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी दैट हेल्प्स समवन टू इंक्रीज हिज हर वेल्थ इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में कब वेल्थ इंक्रीज होगी, इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो वेल्थ को बढ़ाने में मदद करेगा। और मनी के, देखो अगर आपसे इसी की जगह कोई क्वेश्चन दूसरा पूछ ले, ये जो एमसीक्यू है ना, डीपली किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाए कि मुद्रा के कार्य बताइए, तो 4 कार्य हो गए ना मुद्रा के, ये जो मनी के जो कार्य वो 4 कार्य हो जाएंगे ये वाले। कौन कौन से, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो यहाँ पर कौन है जो मनी को इंक्रीज करेगा, वेल्थ को बढ़ाएगा, तो स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा, जब आय में होने वाली वृद्धि उपभोग में होने वाली वृद्धि के बराबर हो। देखो ये कह रहा है, देखो वृद्धि बोल रहे हैं ना, तो डेल्टा वाई बोलेंगे उसे, डेल्टा वाई, और उपभोग में होने वाली वृद्धि को बोलेंगे डेल्टा सी, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। वैसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर इनकम में जो इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी कि डेल्टा वाई, वो इक्वल है इंक्रीज इन कंजम्पशन। जो बोल रहे हो वो लिखते जाओ, आपको अपने आंसर पता लगने लग जाएगा अगर आपने उस तरीके के क्वेश्चन कर रखे हैं तो। ये कह रहा है एमपी से निकालिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एमपीसी के फॉर्मूला आपने कौन कौन से पढ़े हैं। आपने ये पढ़ा डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला आपने एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस पढ़ा, है ना। तो अब आप देखो क्या ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये देखो डेल्टा सी और डेल्टा वाई, ये लिखे, दिखा नहीं क्या। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। देखो हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम, न्यूमेरिकल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अब मुझे पहचान में आ गया कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखो इस डेल्टा वाई को अपोन में ले जाओ, क्योंकि ये जो डेल्टा सी के नीचे डेल्टा वाई लिखा है, फॉर्मूले को देखकर ही हम आंसर कर सकते हैं। अब इस डेल्टा वाई को बटे में ले गए, देखो मैं यहाँ पर अगर करके दिखाऊं, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी के, तो इसको बटे में ले गए तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर कहीं बच्चे 0 लगा लेते, नहीं 1 बचेगा, क्योंकि जब इधर जाएगा तो। अब इसको क्या बोलते हैं हम, एमपीसी बोलते हैं। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आपको पता भी होना चाहिए जब दोनों बराबर होते हैं ना तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 आ गया। समझ में आ रहा है। फिर आ जाइए 7th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए जब डिमांड और सप्लाई आ जाते हैं ना, तो उस समय मार्केट के हाथ में जो डिमांड सप्लाई है ना, तो फिर वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो नहीं होता, तो उसे बोलेंगे लचीली नम्य विनिमय दर, ठीक है। जब मांग और पूर्ति द्वारा किसी फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन करते हैं ना मार्केट में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लचीली नम्य विनिमय दर कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। आगे ना अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एक्सचेंज रेट है जिसे गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो गवर्नमेंट किस में इंटरफेयर करती है, मैन्यू फ्लोटिंग में, फिक्स एक्सचेंज में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में, या ए और बी दोनों में। देखो फ्लेक्सिबल तो कर नहीं सकती क्योंकि ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। तो ये दोनों है और ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या है, सी। देखो इसके ऊपर ना शॉर्ट नोट भी आ रहा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो बैलेंस करने के लिए डिमांड और सप्लाई कर देती है ना अपने आप से,
तो उसे कहा जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं रहने देती गवर्नमेंट, इसलिए इसको हम प्रबंधित ऋणशीलता कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है सही कारण या कारणों की पहचान कीजिए कि जो न्यून मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देखो मैं इसका मतलब भी समझा रहा था। ये कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना ट्रू रीजन में जिससे हम डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो पता है बच्चों, डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? मतलब लोग खरीदना ही नहीं चाहते, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अब मैं क्या करूं कि डिमांड बढ़ जाए? समझो, देखो अगर कंसेप्ट पता है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या करूं कि डिमांड बढ़ जाए? देखो अगर रेपो रेट बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है ना, उनके पास पैसा कम रहेगा, और जब बैंकों के पास पैसा कम रहेगा तो वो बैंक आम लोगों को कम लोन देंगे, तो इससे डिमांड तो कम होगी, पर हमें तो डिमांड बढ़ानी है ना? तो हमें ये याद रखना है कि अगर न्यून मांग है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? अगर गवर्नमेंट खर्चा करना शुरू कर दे तो देखो, इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाना शुरू कर देगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, और कौन सा तरीका है? यहाँ देखिए, ये कह रहा है विपरीत रेपो रेट में वृद्धि। अगर देखो वही चीज होगी ना, अगर हम रेपो रेट को, जो रिवर्स रेपो रेट है, उसको भी बढ़ाएंगे तो इससे गवर्नमेंट से जो बैंक वगैरह होंगे ना, उनको नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि उनके पास कम पैसा बचेगा। ठीक है, और नगद कोष अनुपात में कमी। ये देखो ये रहा डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, ये बेनिफिट मिल जाएगा अगर सीआरआर कम हो जाएगा ना, तो इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचने लग जाएगा, इससे वो ज्यादा लोगों को लोन देंगे और ज्यादा खर्चे लोगों के बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कौन कौन सा सही निकला? सेकंड और फोर्थ। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बचत वक्र आय के शून्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ऋणात्मक अवरोधन बनाता। देखो सिंपल सी बात है, हम जानती है जब इनकम जीरो होती है ना, तो जो सेविंग होती है वो माइनस की हो जाती है। तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है, हाँ या ना? सेविंग जो कर्व होता है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट करता है जब वर्टिकल एक्सिस एट द जीरो लेवल ऑफ द इनकम। हमें पता है कि जब हम हमारी इनकम जीरो होती है तो जो हमारा सेविंग का जो होता है ना, सेविंग का वो माइनस का होता है। ये देखो नीचे की तरफ से जाता है ना सेविंग का, अगर आपने पिक्चर पढ़ी होगी तो माइनस का क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जीरो है। वो तो हमें पता ही है। ये कह रहा है सेविंग फंक्शन जो होता है वो सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशन होता है। तो बचत कॉलम जो बचत और आय का संबंध है, ये तो हमें पता ही है कि जो सेविंग और बचत का सीधा संबंध होता है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी चीज ठीक है। क्या दोनों ठीक है? ये तो हमें पता दोनों ठीक है। देखो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी ऐसे आए, सबसे पहले चेक किया करो कि क्या दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू है। फिर चेक किया करो कि क्या नीचे वाली बात जो है, अगर ये बात हो रही है तो तभी ये हो रहा है, क्या इसका रीजन ये है? आय और इनकम का अगर संबंध होगा तो क्या हमेशा बचत माइनस की निकलेगी? नहीं ना, कुछ और भी तो हो सकता है। तो रीजन ठीक नहीं दिया हुआ, दोनों ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल आ गया। देखो यहाँ पर हमें ये दे रखा है, देखो मैं हिंदी में यहाँ देख रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश में यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसने बोला है हम हमें सेल निकालनी है और हमें नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, एक तरह से इसको हम ये भी बोल सकते हैं, हमें NDPFC दे रखा है, लेकिन हमें जब ये लिखा होता है नेट वैल्यू एडिड तो हम वही चीज लिख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये चीज दे रखी है और डिक्रीजिंग स्टॉक दे रखा है, आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट टैक्स दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। तो हम इसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने यहाँ लिख भी दिया था। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए NVAFC लिखा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, NVAFC है तो एक तरह से वो NDPFC है। ठीक है, समझ में आ गई? तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स लिखा है,
अब आप लोग सर हमें शेष तो निकालने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शेष में से माइनस कर देते हैं हम। ये जो चेंज इन स्टॉक है ना, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो, अगर इंक्रीज होता तो हम प्लस कर देते, तो डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम इंटरमीडिएट घटा देंगे, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब होता है हिंदी में जो इसको बनाने में यूज हुआ है, मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां तक जो चीज होती है ना, यहां तक, इसको हम बोलते हैं GDP-MP, पर हमें NVA-FC निकालना है। तो अब देखो यहां पर, और GDP-MP को हम क्या बोलते हैं NDP, तो D सेम है, हमें G को N बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, साय पूंजी का उपभोग बोलते हैं। जैसे आप 2-3 वीडियो सुनोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे। उसके बाद ये मार्केट प्राइस पे होता है और हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो मार्केट प्राइस में टैक्स वगैरह जुड़े होते हैं, और फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए हमें टैक्स वगैरह हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे हमेशा हम NIT लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी तो है नहीं, सब्सिडी नहीं है ना, तो हम ये मान के चलेंगे IT NIT है। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मूला बना लिया, समझ में आ गया। देखो यहाँ तक होता है GDP-MP, फिर उसके बाद G को हमने N बनाना है, क्योंकि मैंने कहा ना इसका नाम ये होता है, तो G को N बनाना, तो डेप्रिसिएशन घटा दिया, ठीक है। और FC को यहाँ पर ये जो चीज़ होती है MP होती है, तो MP को हमें FC बनाना है, तो NIT घटा दिया। तो इस तरीके से ये बन गया। अब फॉर्मूला बना लिया। अब NVA कितना है, NVA हमारा 500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 इक्वल टू में सेल हमें पता नहीं है, तो सेल का सेल लिख देंगे, माइनस डिक्रीज इन स्टॉक कितना है हमारा 50 दे रखा है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन हमने करी है वो 300 की है। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, ये देखो साय पूंजी का उपभोग, ठीक है, 70 है। एक तरह से सारी चीजें घट रही है। NIT कितना है हमारा 40 का है, ठीक है। तो ये 500 है इजिकल टू में सेल्स, इनको जोड़ दो, तो 7 4 11, 11 और 5 16, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 460 आ जाएगा। तो ये 460 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये माइनस वाला इधर ले जाकर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 960। उम्मीद कर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये लाख लिखा है तो यहाँ लाख लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना लाख, ये इन लाख, ठीक है, हिंदी में लाख, इंग्लिश में इन लाख लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब ये जो है ना थ्योरी वगैरह आ गई। देखो मैं आंसर की अभी आपको ना लास्ट में दिखा दूंगा, ये जो आंसर है, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल और एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी इनको मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, नहीं तो बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे ना, मुझे और भी काम है, ठीक है। तो अब 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि एक अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप देख लो, ये देखो ये कह रहा है जो इकोनॉमी है ना इक्विलिब्रियम में है, तो आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इक्विलिब्रियम बोल दिया तो हमें पता लग गया हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेशनल इनकम दे रखी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का दे रखा है, और MPC दे रखा है, ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसे MPC बोलते हैं। मैं तो इको वाले बच्चों को कहता हूँ कि जो न्यूमेरिकल है वो इंग्लिश में करो, एक लैंग्वेज में, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो वर्ड है ना अल्फाबेट वही लिखने पड़ते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, जब इक्विलिब्रियम होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता ही है। जब इक्विलिब्रियम बोल देगा तो y इज इक्वल टू हमें क्या लगाना पड़ता है, C प्लस आई, और हमें ये I निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY, पता है ना। ये C बार इसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब इनकम जीरो होगी तभी हम कुछ खाते हैं, और ये टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए BY को जोड़ देते हैं। B क्या होता है, B का मतलब होता है 1 माइनस MPC,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब सी कितना है, ये फॉर्मूला उतार देंगे। तो आपको मैं इतना लंबी चीज नहीं बताना चाहता, मैंने समझा दिया, सीधा ये फॉर्मूला याद कर लो। अब y कितना है जल्दी से बताइए, y कितना है। तो y है हमारा 4000, तो यहाँ पर हमने 4000 लिख दिया। सी बार कितना है, देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इसको सी बार कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो ये 1500 है हमारा, ठीक है, इक्वल टू लगा दो, ये हमारा कितना है 1500, ठीक है। और प्लस ये बी कितना है, बी बी कितना है, तो बी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एम पी सी करके। तो एम पी सी कितना है 0.5, तो यहाँ से बी निकाल लो, 1 माइनस 0.5, तो वही 0.5 ही बचेगा, तो 0.5 आ गया। तो वाई कितना है, वही 4000 है, तो 4000 ब्रैकेट में लिख दिया। आई हमें पता नहीं, आई निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4000 इक्वल टू 1500, ये ना गलती से मैंने प्लस लिख दिया था, इसे मैंने इक्वल लगा दिया, हटा दो, इसको जरूरत नहीं है कहीं सर प्लस लगाना है क्या नहीं लगाना, वो गलती से लगा दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लगा दो, कटिंग क्या करनी, लेकिन आप कन्फ्यूज हो, मैंने बता दिया इक्वल है, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 2000 आ गया, प्लस आई। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 35 हो गया, प्लस का जाके क्या हो जाएगा उधर, माइनस का हो जाएगा। तो आई कितना आ गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई हमारी, 500 आ गई। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए। बाकी शायद मैंने वीडियो एक फॉर्मूले वाली बना रखी हो, बहुत पहले बनाई होगी, ठीक है। मैं नहीं तो कोशिश करूंगा कि आपको एक फॉर्मूले की अलग से वीडियो दे दूं, ताकि आप जो है ना अच्छा स्कोर कर पाए, समझे ना मेरी बात। चलो अब ये आप और क्वेश्चन वगैरह देख लो, और जो जो है वो करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो पहले, क्योंकि बाद में आपको आंसर की मिलेगी, ठीक है, लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे इवनिंग का मॉर्निंग का मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर प्रैक्टिस है, एक अवेलेबल है, मैंने डाल तो सारे रखे हैं पिछले साल के। आपको अगर कोई भी पेपर ढूंढना है ना, तो आप इकोनॉमिक्स लिखिए, क्लास 12 लिखिए, और चैनल का नाम लिख दीजिए। और हाँ, प्री बोर्ड का पेपर चाहिए तो प्री बोर्ड लिख देना, फाइनल का चाहिए तो फाइनल लिख देना। सेट 1 सेट 2 सेट 3 जैसे बोर्ड का देख रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए, तो वो लिख देना। ए एस सी स्टार्टर चैनल का नाम लिखोगे ना, STAR है, ठीक है, STARTER, ठीक है, स्टार फिटर है, दोबारा लिख देता हूँ, ASC STARTER, ठीक है, स्टार्टर, ठीक है। अब ये देख लो आप, अब न्यूमेरिकल यहाँ पर आ जाए, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये कह रहा है अगर वास्तविक सकल देशी उत्पाद 500 हो, कीमत सूचकांक 125 है, तो मौद्रिक सकल देशी उत्पाद आपको निकालना, ठीक है। ये ना इंग्लिश में हम इसको करके दिखाएंगे। तो देखो, अगर यहाँ पर बोल रहा है डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहा है और प्राइस इंडेक्स बोल रहा है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक बोला और प्राइस इंडेक्स बोला, और देखो ये ग्रोथ कौन सा, रियल वाला, और ये ग्रोथ हमें नॉमिनल वाला निकालना। तो फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद रख लो, रियल जीडीपी, ठीक है। देखो रियल, इसे बोलेंगे GDP, ठीक है, पूरी फुल फॉर्म लिखे ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों ने शॉर्ट में याद किया होता है। रियल जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बटे में प्राइस इंडेक्स। हो सकता है आपने दूसरे तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले ने, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद किया हो, ठीक है, नॉमिनल इंडेक्स इंटू में 100, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूला है। अब इनमें से एक दो तीन तीन में से दो चीज दे देगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, ठीक है। तो रियल जीडीपी मुझे लगा कि मैं ऐसे ऊपर से समझा दूंगा, फिर मैंने कहा नहीं, पूरा डिटेल में बताना चाहिए, तो इसलिए कॉपी में समझा रहा हूँ। तो रियल जीडीपी कितना है, 500, तो यहाँ पर 500 लिख दिया। अब जो नहीं पता हो उसकी जगह उसे वही रख देंगे, एक लगा लो नीचे, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है हमें निकालना है, तो इसे वैसे रहने दिया। इसलिए ना मैं अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लिख के नहीं बच्चों को दिखाता, एक ही दिखाता हूँ, फिर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से कर लेते हैं। प्राइस इंडेक्स कितना है, 125,
मल्टीप्लाई में 100। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नीचे एक लगा लो, ठीक है। 500 मल्टीप्लाई में ये 125, ये ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, ठीक है। बचा के यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी बचा। समझ में मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, तो अब 2 जीरो कट गई, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 525, 510, 5 1 5 और 6। हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो इंग्लिश में लिखेंगे तो भी उनके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन देख लो, और फिर अब आप अपने कैलकुलेट कर लेना। अब देखो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या आंसर होंगे। देखो यहाँ पर बोला गया 18 क्वेश्चन में, जो पीसी महालनोबिस जो थे उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से जाना गया, तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। तो देख लो कैसे क्वेश्चन आया, सेक्शन बी है, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उसके आंसर यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ इस समय में आ गया आपको सत्य सत्य, तो ये वाला आंसर आपको बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पढ़ना हमें, ये कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों ने बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है, मतलब हम पे कोई दबाव नहीं पड़ा, हमने बिना किसी दबाव के आर्थिक सुधार कर दिए, नहीं नहीं, ठीक है। दोनों ने की बात गलत है ना, भारत की बात तो सही हो सकती है, पाकिस्तान का तो कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान ने विशेष आर्थिक जोन नीति को सफलतापूर्वक लागू किया और निर्यात प्रोत्साहन नीति का उपयोग करके इसका लाभ उठाया, नहीं ये गलत है, तो ये दोनों गलत है, ठीक है। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, नहीं नहीं, पाकिस्तान पर तो बहुत प्रेशर है, पाकिस्तान जो है उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया था एसीजेड को, नहीं नहीं, तो दोनों ही फॉल्स है। तो जब दोनों फॉल्स है तो हम किस पर टिक करेंगे, यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ये रहा डी, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। अब देखो, अब तो कोई नया क्वेश्चन आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए बस। When was the good and service tax implemented, बताओ। मतलब आप देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। देख लो जीएसटी जो है ना वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो हमें पता है 2017 में हुआ था। फिर ये कह रहा है कि चीन में जो कम्युन प्रणाली है ना वो किससे जुड़ी है। देखो जो कम्युन थी ना, मतलब वो थी एग्रीकल्चर, इसमें क्या था कि एक बड़ी जमीन गवर्नमेंट ने दे दी, इसमें मिलजुल की खेती करो, जो आएगा उसे बांटो, ठीक है। सारा गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में जमीन को कर रखा था, ये एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है। ऐसी आपको इंडस्ट्री के लिए याद रखने कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आई थी चाइना की गवर्नमेंट, ठीक है, वो आप अच्छे से करना। अब आ जाओ 22 में कह रहा है कि डैश ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक संतान नीति अपनाई, तो हमें पता है वन चाइल्ड पॉलिसी कौन लेकर आया था, चाइना लाया था। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है किस वर्ष भारत और पाकिस्तान ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी, तो हमें पता ही है 51 और 56, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इंडिया ने 51 में करी, पाकिस्तान 56 में करी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी के कारण नहीं है, मतलब किससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। तो देखो अगर हम मैन पावर की प्लानिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, या पूंजी में का निर्माण कम होगा, लोग कम पैसा लगाएंगे, फैक्ट्री कम होती चली जाएंगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति एक तरफा है, ये कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना भारत में वो एक तरफा है, मतलब वन साइडेड है, ऐसा थोड़ी होता है केवल एक ही रीजन हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है, भारत में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ रोजगार रहित समृद्धि देखी गई है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हमारे देश में ना इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी में भी आता है बच्चों, ये जॉबलेस ग्रोथ, मतलब हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की तो हो रही है देश की, लेकिन नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही। जैसे मशीन आ गई, अब वो 4 व्यक्ति का काम अकेले कर रही है,
लेकिन जिसने वो मशीन लगाई है अब उसको 3 जनों की सैलरी बच रही है ना। हाँ है ना, अब उसे एक वर्कर रखना पड़ रहा है, नहीं तो पहले 4 रख रहा था, तो उसकी तो ग्रोथ हो गई, लेकिन लोगों की तो नौकरी जा रही है ना। तो ये जॉबलेस ग्रोथ जो है ना इंडिया में, ये देखी जा रही है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज सही है। तो अब आप बताइए कौन सी सही होगी इसमें। तो आपको पता है कि ये तो बिल्कुल फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए मैं आपको 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो आपको बताना ये जो लाइन है क्या इसकी वजह से है। मतलब ये जैसे मानव पूंजी का जो निर्माण हो रहा है, क्या वो जनसंख्या के बढ़ने से हो रहा है? नहीं ना। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें स्किल होती है, जो हेल्थी होता है और जो देश में इनकम को जनरेट कर रहा है, क्या वो पॉपुलेशन बढ़ने से होगा? नहीं ना, तो ये गलत है। फिर ये नेक्स्ट है, आपको पता लगाना कि कौन सा यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, कौन सी बिल्कुल सही लाइन लिखी है। ठीक है, तो ये कह रहा है एजुकेशनल अचीवमेंट का इंडिकेटर है ब्रेन ड्रेन। बच्चों ब्रेन ड्रेन एजुकेशनल अचीवमेंट का इंडिकेटर कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो। अगर यहाँ पर इंडिया में आप बहुत इंटेलिजेंट पढ़कर आप दूसरे देश में जाओगे, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का तो प्रतिभा इंटेलिजेंट लोग तो दूसरे देश में चले गए, वो दूसरे देश को कमा के देंगे। हाँ है ना। तो आज इससे एजुकेशन अचीवमेंट कहाँ होगी? एजुकेशन अचीवमेंट का मतलब होता है अगर हम अपनी एजुकेशन में नई नई चीजों की उपलब्धियां बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। लेकिन एजुकेशन का जो सेस है वो ऑन सेंटर टैक्सेस 2%, तो ये तो ठीक है, क्योंकि केंद्रीय करों पर शिक्षा का जो कर है वो 2% के आसपास ही है। ठीक है, बाकी नीचे देख लेते हैं, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1999 में आया था क्या? ये कह रहा है राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 1999 में आया था, वो तो 2009 में था ना। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ना सी, अच्छा एमसीक्यू दे रखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कह रहा है ग्रामीण विकास के लिए विविधीकरण आवश्यक है। बिल्कुल सही। देखो अगर हम रूरल डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए, मतलब गांव वाले अगर एक ही काम करेंगे तो वो तरक्की नहीं कर सकते, उन्हें अलग अलग काम करने ही पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा था रिस्क टू फार्मर्स इज ग्रेटर इफ दे डिपेंड सोनली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। बिल्कुल सही। अगर एक किसान केवल खेती पर निर्भर रहेगा तो उसको ज्यादा रिस्क झेलना पड़ेगा, तो ये इसलिए यहाँ पर रीजन ठीक लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूं मैं, कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि किसान की निर्भरता या जोखिम कम हो सके। तो रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले ट्रू चेक किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है भारत में वायु और जल प्रदूषण की दो प्रमुख पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को स्थापित किया? देखो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो कब लॉन्च हुआ, कब बना सीपीसीबी? तो सीपीसीबी कब बना इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्कल लगा रखा है 1974। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर अब ये बाकी के देख लो क्वेश्चन, ये लॉन्ग वगैरह हैं न्यूमेरिकल, तो अब इसमें आता नहीं, सारी बुक में होता नहीं है। ठीक है, अब आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करूंगा। ये जो आंसर है ना वो हिंदी मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले उसे पढ़कर इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, नहीं तो अपने आप अपनी बुक से सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें कितना आता है। किसी क्वेश्चन में जो डाउट है उसे हिंदी में पढ़ के ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जो पैसिव टाइप है, जो केसिव टाइप है, इनको अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। आंसर पढ़ के फिर देख लेना आपके कितना सही निकलता है। ठीक है, आराम से पहले से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर करना, आंसर लास्ट में सारे इकट्ठे दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार आराम से दोबारा दिखा देता हूँ, कहीं स्पीड से ज़्यादा हो गया और बच्चे ना पढ़ पाए। ठीक है, वीडियो रोक के आराम से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन आए हैं इसके बेस पर।
ठीक है। और ना पहले ना पैसे पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेना, क्या पता आपको उसके उन्होंने पहले से पूछा रहा हो, तो आपको इजीली हो जाएगा उसमें से फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आप आंसर सारे देख लो एक बार। ये सारे आंसर हैं, ठीक है। तो ये आंसर की है जो डीओ की तरफ से इशू की जाती है ना, वही वाली। तो आप आराम से इसमें जो है आंसर सारे देख सकते हैं, क्या क्या है इसके आंसर हैं। ठीक है, मैंने आपको वन वर्ड वाले सारे समझा दिए, ठीक है। और बाकी जो लॉन्ग आंसर वगैरह है वो आप यहाँ पे देख लो। अगर स्पीड थोड़ी तेज लगे तो आप यूट्यूब में 3 डॉट होती है ना, उससे स्पीड थोड़ी धीरे करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने पीछे करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप देख लो, जैसे मैंने सारे न्यूमेरिकल वगैरह आपको करवा दिए हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है ना, इनकम मेथड वाला जो है, एक्सपेंडिचर मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उसके न्यूमेरिकल लेकर आऊँ आपके लिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, पर मैं पक्का नहीं कहता। आप अपनी तैयारी पूरी रखना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर जैसे प्री बोर्ड में नहीं ला पाया तो फाइनल में तो आपके लिए ले ही आऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्स है ना, थोड़ा सा ये होता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे अब कैसे पता चलेगा, आपसे पता लगेगा, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छे से सही से मुझे बता दीजिएगा। क्या मैं सही से समझा पाया हूँ? जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं कैसे लगे समझाने का तरीका, तो वो बताना चाहिए, बता सकते हैं। जो मैंने पुरानी वीडियोस वगैरह बना रखी है ना, जो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। आप, मैंने पहले बता देता आपको कि आप किसी भी सब्जेक्ट के पेपर की वीडियो देख सकते हैं। आपको चैनल का नाम लिखना, ठीक है, ASC स्टार्टर, ठीक है। सुनना ना मेरी बात, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप इसी चैनल पर जो है ना देख सकते हैं। तो आप जैसे टॉपिक लिखें, फिर क्लास लिख दें, फिर ASC स्टार्टर लिख देना, आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये स्पीड ज़्यादा तेज लग रही होगी तो आप थोड़ा स्पीड धीरे करके ना आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना पूरा पूरा ध्यान रखें।